गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये हमारा 100 से प्लस वीडियो क्वेश्चन का यह वीडियो है जो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे उससे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है आपके बुक से जो भी आप मतलब महत्वपूर्ण जो संभावित प्रश्न है सभी क्वेश्चन का यहाँ पे हम सेट लेकर के आए हैं। 100 से प्लस क्वेश्चन है इसमें और इसके बाहर आपको एमसीक्यू से नहीं पूछा जाएगा। बस इसी जो हम पढ़ा रहे हैं इसी क्वेश्चन को आपको बार बार देखना है, इसी को बस पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है और इसी वीडियो को 2 बार 3 बार आपको देख लेना है और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया से देखना है क्योंकि इस क्वेश्चन कहने के 100 को है, 100 प्लस है, 125 के आसपास होगा, लेकिन ये 400 के बराबर होगा क्वेश्चन क्योंकि इसमें जितना भी आपको एक्स्ट्रा जो जैसे 4 ऑप्शंस है, क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन 4 है, तो ये ऑप्शन से भी आपको क्या होगा उसका भी आंसर हम बताते चलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पकड़ा जाए, यानी मैक्सिमम नहीं 100% धरा जाएगा इससे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा और ये जो है आप लोग को बता दे कि यह क्लास 10th का है, यह क्लास 10th का है और यह जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है, एमसीक्यू है आपके लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी सब संभावित प्रश्न है, जो वीवीआई प्रश्न है उसी को इसी में शामिल किया गया है ताकि आप इतना ही क्वेश्चन पढ़ करके आप सारे के सारे जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आएंगे आपके विज्ञान विषय में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी यह प्राकृतिक रूप से यह कहाँ पाया जाता है, किस किस भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, इमली है। तो इमली में टर्टरिक एसिड पाया जाता है, टर्टरिक एसिड या अम्ल एक के बात है ना। इमली में क्या पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल पाया जाता है और इमली के अलावा यह कच्चा आम में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कच्चा आम में, यानी टर्टरिक अम्ल इमली और कच्चा आम दोनों में पाया जाता है। यहाँ से भी मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, पूछ दे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ऑप्शन होगा टर्टरिक अम्ल। कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टर्टरिक अम्ल। या ये पूछेगा कि टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है तो इमली हो या कच्चा आम हो जो भी हो वो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन होगा उसको हम चुन लेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सिरका। सिरका में आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। और सिरका जो चाउमीन उमीन वाला जो बनाता है, चाउमीन बर्गर, तो चाउमीन में जो व्हाइट रंग का बोतल में जो डालता है, व्हाइट रंग का पानी जैसा रंग का रहता है, वही सिरका होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। तो उसमें वही सिरका है, चाउमीन वाला के पास रहता है, मार्केट में भी मिलता है। ये भोज्य पदार्थों में स्वाद को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। टमाटर में ही क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो हमारा ऑप्शन यानी हमारा सही क्या हो जाएगा, सी यानी टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। किस में पाया जाता है, टमाटर में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर संतरा की बात करें, संतरा में की बात करें तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक अम्ल। संतरा का है, नींबू का है, जो भी खट्टे रसदार फल है उसमें कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया, तो हो गया टमाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यंत्र द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब मतलब बीपी है ना, बीपी मापा जाता है। इसमें पट्टी बांध करके आप लोग देखे होंगे। उस मशीन का क्या नाम है, डॉक्टर या कंपाउंडर के पास होता है। तो वो जो बीपी मापने वाला जो मशीन है, जो यंत्र है जिसे रक्तदाब मापा जाता है, वह उसका क्या नाम है। तो देखते पहला जो लिखा हुआ है बैरोमीटर है, यह वायु दाब माप के लिए है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु दाब। क्या मापा जाता है, वायु दाब। सब एक एक बात को याद रखना है ना। ये आपको एग्जाम से लेकर के जनरल कंपटीशन तक आपको यही सब क्वेश्चंस आते हैं।
दूसरा है मैनोमीटर। तो यहाँ पे द्रव का दाब मापा जाता है, द्रव का दाब माप, द्रव दाब मापी इसको बोलते हैं। यानी दोनों जो है प्रेशर मापने का मशीन है। बैरोमीटर भी प्रेशर मापा जाता है, लेकिन किसका? तो वायु दाब का। और मैनोमीटर भी प्रेशर दाबने का माप है, लेकिन किसका? तो द्रव का। ये पानी लिक्विड का यानी द्रव का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वायु का दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है स्फैग्मोमैनोमीटर। इसी से हम लोग क्या मापते हैं? बीपी यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। ये डॉक्टरों के पास होता है, और मरीजों के इलाज के लिए रक्तदाब को मापने के लिए क्या किया जाता है? इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह बाएं हाथ में क्या किया जाता है? उसको लपेट करके पुश किया जाता है, उसमें दाब माप भरा जाता है, और उसका रीडिंग स्केल जो है बगल में रखा हुआ एक पारा का रीडिंग स्केल होता है, उसी पर दाब माप को है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसका बीपी जो है कितना होता है? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब की माप की यंत्र जो है, रक्तदाब किससे मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। और ये डी जो है इनमें से कोई नहीं था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? द्रव का। ये द्रव मापी है, द्रव का दाब मापी है, इससे द्रव का दाब मापते हैं। बैरोमीटर से वायु का दाब मापते हैं, और स्फैग्मोमैनोमीटर से बीपी यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब को मापा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब जो है वो कितना होता है? 120/80 होता है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जितना हम बोल रहे हैं ये सारे जो भी इसमें जितना भी है ऑप्शन में, सबके बारे में बताते चलते हैं, तो इससे आपको होगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का का मतलब है कि जब हमें फट जाता है, फूट जाता है, या कट जाता है, या खरोच आ जाती है, तो वहां से उस जगह से क्या होता है? खून निकलता है। तो खून ना निकले इसके लिए हमारे ब्लड में ही एक बहुत मैकेनिज्म है नेचर का दिया हुआ, कि ब्लड को जमा करके थक्का बना देता है, जिससे वहां से रक्त बनना बंद हो जाएगा। तो ये रक्त का बहना बंद नहीं होगा तो हमारे लिए क्या हो सकता है? समस्या हो सकता है, घातक हो सकता है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए इसमें हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होता है, लसिका होता है। कौन होता है? लसिका। और एक होता है विटामिन के। लसिका और विटामिन के, ये दोनों ही रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। रक्त का थक्का बनाने में, रक्त में लसिका पाया जाता है, एक अवयव होता है लसिका, यही क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो अगर पूछेगा रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो ऑप्शन में जो रहेगा विटामिन के रहेगा। आंसर हो जाएगा विटामिन के। और सीधे पूछेगा रक्त का कौन सा अवयव है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है, रक्त का कौन सा अवयव सहायक है, तो क्या हो जाएगा? लसिका। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड में। एक लसिका के बारे में, रक्त का अवयव के बारे में भी पूछा जा चुका है, और कौन सा विटामिन सहायता करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रक्त का कौन सा अवयव है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो लसिका। कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है, तो हो जाएगा विटामिन के। आरबीसी की बात करें तो इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका बोलते हैं। इसकी आकृति चपटा होता है, गोलाकार होता है, और ये जो है ऑक्सीजन को, इसमें रक्त में एक हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी से क्या होता है? परिवहन होता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करता है? पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का यानी लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन तक होता है। कितना होता है? 100 से 120 दिन तक ये जिंदा होता है, मतलब ये रहता है। उसके बाद ये आरबीसी जब डेथ करता है, रेड ब्लड सेल, तो वो जाकर के प्लीहा में क्या होता है? वहीं पे ये डेथ जो आरबीसी वहीं पे जमा होता है। इसलिए प्लीहा को लाल रक्त
जो कनिका है उसका क्या बोलते हैं? कब्रगाह बोलते हैं। प्लीहा को सब याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह क्या बोलते हैं? कब्रगाह कहिए या कब्रिस्तान कहिए, दोनों बात एक के है। कब्रिस्तान, यहां से भी एक क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। प्लीहा को यानी हमारे शरीर में प्लीहा होता है जिसको तिल्ली बोलते हैं या स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं श्वेत रक्त पट्टिकानु, श्वेत रक्त यानी उजले रंग का होता है और इसका जीवन काल बहुत कम होता है, यानी और ये इस डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा काम है, यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, बीमारियों से लड़ने का जो क्षमता है, वह कौन देता है? किसके द्वारा होता है? तो डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है। और डब्ल्यूबीसी का सामान्य रहना जरूरी है। जैसे ही हमारे शरीर में कुछ बीमारी वगैरह, इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कुछ भी अगर इंटर करता है तो उससे डब्ल्यूबीसी फाइट करता है और डब्ल्यूबीसी अपना संख्या बढ़ाना शुरू करता है। तो बीमारी में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ये सूक्ष्मजीवों से जो हानिकारक जो सूक्ष्मजीव है उससे हमें लड़ करके हमारे शरीर को रोग होने से यानी रोगग्रस्त होने से बचाता है। इसलिए ये जो है क्या करता है? हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और ये प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स आप लोग जानते होंगे। ये प्लेटलेट्स की संख्या अभी क्या होना चाहिए? एक नॉर्मल अवस्था में रहना चाहिए, कमना नहीं चाहिए। और प्लेटलेट्स जो किस बीमारी में घटता है? तो ये डेंगू जो है, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत घट जाती है अचानक। तो रक्त का थक्का बनाने में हम लोग देख लिए लसिका और विटामिन के। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्लीन या तिल्ली भी बोला जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह किसे बोलते हैं? प्लीहा को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। एक एक बात को याद रखना है जो बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे ये गला के पास थायराइड ग्लैंड होता है, इसी को अबटू ग्रंथि भी बोला जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी को क्या बोलते हैं? अबटू ग्रंथि की क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड या ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, अबटू ग्रंथि को ही बोला जाता है, जो हमारे गले में, यहाँ पे गले में क्या पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, उसी को अबटू ग्रंथि बोलते हैं। तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम वगैरह को क्या करता है? संतुलित करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है अबटू ग्रंथि बनाता है, यानी थायराइड ग्लैंड बनाता है। तो इस ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा पदार्थ या इसको अब क्या आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है? तो पहला देखते हैं सोडियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है लोहा। सोडियम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्या चाहिए इसको? आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन जो है, आयोडीन का स्रोत क्या क्या है? आयोडीन का स्रोत क्या क्या है? आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत जो है वह है समुद्री मछली है। कौन है? समुद्री मछली कहिए, समुद्री जीव है ना, क्योंकि समुद्र में हम लोग को पता है जो भी समुद्र है धरती पर उसमें औसत 35% लवण पाया जाता है, और लवण में भी क्या होता है? आयोडीन की मात्रा होती है। तो समुद्री मछली है इसका। उसके बाद समुद्री घास भी आता है, समुद्री घास आता है, उसमें भी आयोडीन है। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक में भी क्या पाया जाता है?
अभी जितना भी मार्केट में हम जो भी ब्रांड का नमक लेते हैं उसमें क्या होता है, आयोडीन ऊपर से उसमें ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। तो ये सब हमारे पास क्या है, आयोडीन का सोर्स है, साधन है, हमें आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ताजे जो सीजनल फल होता है उसमें भी आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक की बात करेंगे तो समुद्री मछली है, घास है जो भी समुद्र में पाया जाता है, उसके बाद आयोडीन युक्त नमक है। तो हमें आयोडीन युक्त नमक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी आयोडीन से दिमाग को भी क्या होता है, चुस्त दुरुस्त रखा जाता है, दिमाग तेज होता है आयोडीन युक्त नमक से। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का अंग है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस अंग में होता है, सब लोग जानते होंगे, यह पत्ती में ही होता है। किस में होता है, पत्ती में। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है, इसलिए पौधों का रसोई घर किसे बोलते हैं, पत्तियों को बोलते हैं। पत्ती में ही एक स्टोमेटा नाम का छिद्र होता है, स्टोमेटा नाम का एक छिद्र होता है, इसे रंध्र भी बोला जाता है, रंध्र या छिद्र। और इसी छिद्र के द्वारा, इसको छिद्र भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि पौधे के पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, स्टोमेटा। क्या नाम है, स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा छिद्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अवशोषित करती है पौधा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद O2 यानी ऑक्सीजन इसी रंध्र के द्वारा वायुमंडल में छोड़ती है। यानी गैसों का आदान प्रदान पौधे के पत्तियों में उपस्थित ये स्टोमेटा नामक छिद्र के द्वारा होती है, और इसी छिद्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। यानी पौधों के जो स्टोमेटा छिद्र है इसके द्वारा जो गर्मी के दिनों में ज़्यादातर होती है, ये पत्तियों के छेदों से इसमें जो अतिरिक्त जल की नमी की मात्रा होती है पत्तियों में, वह वाष्प बन के ये उड़ती है, वायुमंडल में जाती है। इससे होता क्या है कि पौधों में जल का संतुलन बना रहता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण जल की कमी भी हो जाती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में दोपहर के समय में खासकर पौधा, मैक्सिमम जो छोटे पौधा होता है या कुछ मझोले साइज में जो होते हैं, उसका पत्ता जो है क्या हो जाता है, झुक जाता है, यानी मुलायम हो जाता है, जिसको मौलना कहते हैं, मौल जाना। यानी इसी स्टोमेटा छिद्र के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है पत्ती के द्वारा ही। ठीक है। और ये जड़ जो है, जड़ का क्या कार्य है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जमीन से खनिज लवण और जल क्या करती है, अवशोषित करती है, और किसके द्वारा भेजती है, तो जाइलम उत्तक के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जाइलम उत्तक। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेड़ पौधों में किस उत्तक के द्वारा जल का विभिन्न भागों तक परिवहन होता है, यानी पहुंचाया जाता है, तो कौन सा उत्तक है, जाइलम उत्तक। और इसी में एक है फ्लोएम उत्तक, ये भी आएगा क्वेश्चन में, फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। और जाइलम उत्तक के द्वारा किसका, जल का परिवहन होता है। किसका होता है, जल का परिवहन होता है। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल गया। एक, प्रकाश संश्लेषण का कौन सा अंग है, तो पत्ती है। पत्ती में स्टोमेटा के द्वारा ही, स्टोमेटा छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चौथा, जड़ के द्वारा जो जल का अवशोषण करके विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है वह किस उत्तक के द्वारा होता है, तो जाइलम उत्तक के द्वारा। अगला इसी में क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लोएम उत्तक, पौधों में जो फ्लोएम उत्तक पाया जाता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। परिवहन का मतलब है कि विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो इस तरह से जितना भी हमारे पास एक क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक्स होंगे, बात होंगे, उसको करते चलेंगे, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे परीक्षा में। एक क्वेश्चन छूटने के तो दूर की बात है, आप पूछने वाले जो जितना पूछा जाएगा उससे भी अधिक आप जान जाएंगे। और जो भी बच्चे आगे चल करके जो कंपटीशन का तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत ही यह
जो सेशन है बहुत ही बढ़िया है, तो इसलिए आप सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग इसी तरह से सभी विषय का, सभी सब्जेक्ट का, जो भी आपके 10th में जो भी विषय है सबका इसी तरह से हम लोग MCQ करेंगे एक एक करके। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार यानी मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो एक चिपचिपा लार निकलता है जो भोजन को क्या करता है, निगलने में सहायता करता है। और भोजन में जो स्टार्च होता है उसको, जो मंड होता है, स्टार्च होता है, उसको पाचन में सहायता करता है। और भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू होता है। वो किसके कारण होता है, जो एंजाइम जो है हमारे मुख से निकलता है, जो लार में पाया जाता है उसी के द्वारा होता है। तो वह लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है, पहला है टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए सभी एंजाइम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों, इसलिए सबके बारे में अच्छा से समझना है। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है हमारे मुख में वो है टाइलिन है। उसका क्या नाम है, टाइलिन। यह लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है जो हमारे भोजन में स्टार्च यानी मंड जो है, मंड के पाचन में सहायता करता है और मुख से ही पाचन शुरू हो जाती है। किसके कारण, टाइलिन के द्वारा। यानी मंड या स्टार्च के पाचन में क्या करता है, सहायक होता है, पाचन में सहायक। और ये भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से बोलेंगे, मुख से। हमारे मुंह से जब भोजन हम चबाते हैं उसी समय से भोजन का पाचन भी शुरू हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि भोजन को खूब बढ़िया से चबा करके अच्छा से शांति से खाना चाहिए ताकि हमारा पाचन जो है, पाचन क्रिया बहुत अच्छा हो। तो लार जो है, लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है जो मंड या स्टार्च के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन देखते हैं तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है जो हमारे अमाशय से निकलता है। किससे, अमाशय से। पूछेगा पेप्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। इसका कार्य क्या है, तो ये जो है प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। यानी ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन और अमाशय से एक और निकलता है, एसिड निकलता है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन और HCl मिलकर के जो हमारे भोजन में जो जटिल प्रोटीन होता है उसको खंड खंड तोड़ता है, यानी छोटे अणुओं में इसको तोड़ देता है और आगे चल करके छोटी आंत में जाती है, जहां पे फिर उसका नए सिरे से क्या होता है, पाचन होता है। तो पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय से। अमाशय से एक और अम्ल स्रावित होता है जिसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और ये दोनों का कार्य क्या है, तो यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, खास करके पेप्सिन। और ये HCl जो है प्रोटीन के पाचन में भी सहायता करता है और भोजन के साथ जो आए हुए जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उसको ये नष्ट करने का भी काम करता है। कौन, HCl। तो ये सबका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तीसरा है ट्रिप्सिन। तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन देखते हैं तो ट्रिप्सिन जो है ये भी यहाँ से जो प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ करके अमाशय से जो भेजा जाता है छोटी आंत में, तो वहाँ पे ट्रिप्सिन के द्वारा जो बचा हुआ जो छोटा अणु प्रोटीन का है उसको क्या करता है, पूर्ण रूप से पाचन करता है। यानी ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही कहीं पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में ही सहायता करता है। ये जटिल प्रोटीन को, अणु को कौन तोड़ दिया, पेप्सिन तोड़ दिया अमाशय में। किसकी सहायता से, HCl की सहायता से। और वो आगे गया छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद एक ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है जो बचा हुआ जो प्रोटीन है, जो छोटा अणु है जो तोड़ के भेजा गया था, उसको छोटी आंत में क्या करता है, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम इसको पाचन करता है। और ये ट्रिप्सिन जो निकलता कहाँ से है, तो ये अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से, अग्नाशय से, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। और
अग्नाशय से ही एक और पदार्थ निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको बोलते हैं मधुमेह या इसी को बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, और कहीं कहीं आपको शुगर या चीनी भी बोल देता है, शुगर या चीनी का रोग। ये किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन निकलता कहाँ से, अग्नाशय से। ये भी पूछेगा कि अग्नाशय के किस कोशिका से निकलता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के किस कोशिका से निकलता है, तो ये बीटा कोशिका से। किस कोशिका से, बीटा कोशिका से निकलता है। लैंगरहैंस के जो बीटा कोशिका होता है उसी से इंसुलिन निकलता है, और इसकी कमी से मानव में, मनुष्य में मधुमेह, डायबिटीज, शुगर या चीनी जो भी कहिए वो बीमारी होती है। इसका स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से। और अग्नाशय से ही कौन सा एंजाइम एक और निकलता है, ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। और ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता कहाँ है, तो छोटी आंत में। ये भी ध्यान देना है, कहाँ पे, छोटी आंत में। और ये पेप्सिन कहाँ पे वर्क करता है प्रोटीन के पाचन में, तो ये करता है अमाशय में। पेप्सिन कहाँ करता है, अमाशय में। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यानी एक क्वेश्चन से लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए आप लोग खूब बढ़िया से देखिएगा वीडियो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि ये जो आपको पूरे जीवन में काम आएगा। तो सब लोग लाइक कर दीजिए, और जो भी है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो देख लिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। जठर ग्रंथि के अम्लजन कोशिकाओं से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है। जठर ग्रंथि जो है ना हमारे अमाशय में पाया जाता है। हमारे अम्लजन कोशिका होता है, ये जो हमारा अमाशय है, हमारे जो अमाशय है, इसी अमाशय में एक क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि होता है। छोटा छोटा ग्रंथि होता है अमाशय के अंदर में। इसी ग्रंथि में इसको क्या बोलते हैं, अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका है यानी ग्रंथि है। इसी से कौन सा, ये HCl जो बोले हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसी से निकलता है। अभी बताए हैं, इसका मुख्य कार्य है जो जटिल प्रोटीन है उसको पेप्सिन की सहायता से तोड़ना और भोजन के द्वारा आए हुए हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना है, और हमें रोगों से बचाता है। तो ये HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि के अम्लजन कोशिका से। और ये पाया कहाँ जाता है, तो अमाशय में। कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। और ये HCl जो हमारे जठर ग्रंथि, जो हमारे अमाशय से जो HCl निकलता है, कहा जाता है कि इतना पावरफुल एसिड है कि अगर आप एक ब्लेड भी निगल जाइएगा गलती से, तो उसको भी क्या करेगा, धीरे धीरे उसको भी पचा देगा, यानी गला देगा। ये इतना पावरफुल इसको माना जाता है, पावरफुल ये एसिड होता है। देख ना, जब ढकार आता है हम लोग को, कभी उल्टा सीधा खाते हैं तो कितना एकदम लगता है कि गला जला दिया। उस समय कौन मिला होता है, यही HCl मिला होता है। इसका 2 कार्य है, भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीवों को क्या करता है, नष्ट करता है। और पेप्सिन की सहायता से यह उच्च कोटि के जो प्रोटीन होते हैं उसको क्या करता है, छोटे अणुओं में तोड़ता है। तो इसका मुख्य कार्य हो गया। अभी लाइपेज है। लाइपेज जो है, लाइपेज के बारे में देखते हैं। लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और ये निकलता कहाँ से है, तो ये 2 जगह से निकलता है। एक अग्नाशय से, ये अग्नाशय से भी निकलता है, और यकृत से भी निकलता है। यकृत यानी जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, यानी दोनों से ये निकलता है आवश्यकता अनुसार। और ये किसका पाचन करता है, तो ये वसा का पाचन करता है। पेप्सिन हम लोग देखे हैं, ये दोनों जो है अमाशय में ही निकलता है। क्या निकलता है, अमाशय में ही निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प यानी फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है। परागकण पुष्प के यानी फूल के किस भाग में बनता है। तो पहला देखते हैं, स्त्री केसर। ये स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा भाग है। ये क्या है, पुष्प का मादा अंग है। मादा अंग कहिए चाहे भाग कहिए। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है।
पुंकेसर ये नर भाग है, पुष्प का नर भाग है, और पंखुड़ी और ये बाह्य दल जो है पुष्प ही है। क्या है? पुष्प के जो जैसे जो पुष्प जो होता है, जो गुलाब का देखो जो पंखुड़ी होता है ना, चारों तरफ से वो पंखुड़ी है। अब बाह्य दल जो यहाँ पे जो निकलता है हरा रंग का देखे होंगे गुलाब के फूल में, ये क्या है? बाह्य दल है। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ये परागकण जो है पुंकेसर बनाता है, जो एक नर भाग है। तो ये परागकण रहता किस में? पुंकेसर तो बनाता है, लेकिन ये परागकण जमा किस में होता है? तो ये होता है परागकोश में। किस में? परागकोश में। यहां से भी ये क्वेश्चन पूछता है कि परागकण कहाँ पे जमा होता है या किस में पाया जाता है? तो परागकोश में पाया जाता है। पूछे कौन बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। पाया रहता किस में है? जमा किस में रहता है? तो परागकोश में। बनाता कौन है? पुंकेसर बनाता है। पुंकेसर क्या है? तो पुष्प का नर भाग है। स्त्री केसर क्या है? तो पुष्प का मादा भाग है। और ये पंखुड़ी बाह्य दल पुष्प का ही अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, यानी किसके लिए? ये किस में सहायता करता है? तो साइटोकाइनिन जो है सबसे पहले समझिए, ये पादप हार्मोन है, जिसे यह वृद्धि हार्मोन भी इसको बोला जाता है। वृद्धि हार्मोन क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। पौधों में भी जैसे हम लोगों में हार्मोन पाए जाते हैं, इसी प्रकार पौधों में भी हार्मोन पाए जाते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि पौधों के विकास में सहायता करता है, वृद्धि में सहायता करता है। तो वृद्धि में यानी लंबाई में, पौधे के लंबाई में वृद्धि बढ़ने में क्या करता है? सहायता करता है, लंबाई बढ़ाने में। दूसरा, तना के वृद्धि में भी सहायता करता है। तना की वृद्धि का मतलब उसके मोटाई बढ़ने में क्या करता है? सहायता करता है। तीसरा, प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी क्या करता है? सहायता करता है। देखते हैं कि प्रकाश की ओर बस कोई भी पौधा जो है प्रकाशानुवर्तन होता है, यानी प्रकाश की ओर जाने की क्या होता है? प्रवृत्ति होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? यानी हाइड्रा में कौन सा विधि से प्रजनन होता है? पहला है मुकुलन, दूसरा है कायिक प्रवर्धन, विखंडन और बीजाणु जनन। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा आप लोग देखे होंगे, हाइड्रा में जो है ये हाइड्रा है एक तरह समझिए। हाइड्रा के जो इसमें मुकुलन विधि द्वारा यहाँ से एक मुकुल निकलता है। फिर ये अगला स्टेप में क्या करता है? ये हाइड्रा में अगला स्टेप में ये जो मुकुल निकला है, यही जो है एक छोटा हाइड्रा का रूप लेता है। और फाइनली ये जब ये संतति हाइड्रा से बड़ा हो जाता है, उससे विकसित हो जाता है, तो ये यहाँ से अलग होकर के एक स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगता है और एक नया हाइड्रा का निर्माण होता है। तो ये किस विधि से होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाइड्रा में किस विधि से प्रजनन होता है? तो मुकुलन विधि। यानी यही मुकुल जो है, जैसे आलू बोआता है तो आप लोग देखे होंगे मुकुल निकलता है, जिसको हम लोग गाँव देहात में आँख बोल देते हैं। वही मुकुल से, यानी वही आँख जो निकलता है, उसी विधि द्वारा हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। और एक स्वतंत्र रूप से नया हाइड्रन का क्या होता है? हाइड्रा का निर्माण होता है। और संतति हाइड्रा से, मदर हाइड्रा से वह स्वतंत्र होकर के अपना जीवन यापन शुरू करता है। तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए, कौन सी? मुकुलन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की, मानव शरीर की बात हो रही है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो देखते हैं, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा। ठीक है। ग्रंथि बोले तो जहाँ से ग्लैंड हो, जहाँ से स्राव होता हो एंजाइमों का। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है? अमाशय है, यकृत है, अग्नाशय है, फेफड़ा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वह यकृत है। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। यानी लीवर ही मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर अग्नाशय की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो बता रहा है। यानी अग्नाशय पूछेगा मानव शरीर क्या या मनुष्य का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ये कई बार कंपटीशन में पूछा है,
कई बार आपके बोर्ड में भी पूछा है, कंपटीशन में भी। सबसे बड़ी अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो वो है क्या है? अग्नाशय है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय है। और सिर्फ पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो जाएगा यकृत यानी लीवर। पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो हो जाएगा कौन? अग्नाशय। और ये क्या है? सबसे बड़ी मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। फेफड़ा पता है आप लोग को, ये श्वसन, मुख्य श्वसन अंग है। अमाशय, अमाशय आप लोग को पता है, इसमें भोजन संग्रह होता है। और यहाँ पे कौन सा? HCl इसमें स्रावित होता है और पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। और यहाँ पे प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी ये जो ऑप्शन दिया है इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? आहार श्रृंखला पहले आप लोग समझिए, आप लोग पढ़े भी होंगे। आहार श्रृंखला मतलब एक सीरीज है, भोजन प्राप्त करने का एक सीरीज है, एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज है, उसी को क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला। इसमें उत्पादक होता है, उत्पादक, इसमें पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे उत्पादक। उसके बाद आते हैं शाकाहारी, कौन होते हैं? शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। उसके बाद आते हैं मांसाहारी, मांसाहारी। उसके बाद आते हैं अपघटक। क्या आता है? अपघटक। यानी ये श्रृंखला है, ये एक स्टेप है, एक सीरीज है जो पारितंत्र में इसी को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। अब देखते हैं, अगर सर्वाहारी की बात करें, मनुष्य वगैरह जो भी सर्वाहारी है, तो इसमें ये सभी जगह ये आ जाता है। ये डायरेक्ट क्या है? उत्पादक छोड़ करके शाकाहारी या मांसाहारी दोनों का रोल है इसमें, इसलिए इसको इसमें मुख्य रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये उत्पादक हो गए पेड़ पौधे। पेड़ पौधे को शाकाहारी जीव जंतु खाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु को मांसाहारी खाते हैं। जब मांसाहारी जीव जंतु मरते हैं तो या नष्ट होते हैं तो उसको खा पी करके जो अपघटक है, जो बैक्टीरिया है यानी सूक्ष्म जीव है, उसको समाप्त करते हैं। तो ये एक सीरीज है। इसमें देखते हैं इसमें कौन फिट बैठ रहा है। पहला गाय, बकरी, हाथी, इसमें तो इसको फिट ही नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं बाघ, हाथी, घास, यानी बाघ को तो हाथी नहीं खा सकता है, हाथी को घास नहीं खा सकता है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं घास, बकरी, शेर, ये है। घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को कौन खाएगा? शेर, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी ये भी बढ़िया से देख लेना, ये क्या है? आहार श्रृंखला है। इसमें पूछता है प्रथम स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि किसको खाते हैं? उत्पादक यानी पेड़ पौधा को खाते हैं। तो प्रथम स्तर का उपभोक्ता शाकाहारी जीव जंतु है। इसी में पूछेगा द्वितीय स्तर का उपभोक्ता कौन है? तो मांसाहारी जीव जंतु है। और तृतीय स्तर का उपभोक्ता कौन है? तो अपघटक है, जिसमें आते हैं सूक्ष्म जीव। कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव। इस तरह से ये क्वेश्चन देख लिए कि आहार श्रृंखला का निर्माण कहाँ कौन कर रहा है? कौन से ऑप्शन में? सी में, घास, बकरी, शेर। चलिए अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं, पढ़ाए हैं, अगर ध्यान होगा, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में भी होती है और छोटी आंत में भी होती है। अभी बताए हैं अमाशय में पेप्सिन और HCl की सहायता से, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन की सहायता से। यानी पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक है। पेप्सिन अमाशय में और ट्रिप्सिन छोटी आंत में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी अमाशय में और छोटी आंत में। अमाशय में बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो अमाशय में कौन होगा? पेप्सिन। कौन होगा? पेप्सिन, पेप्सिन और HCl। और छोटी आंत में ट्रिप्सिन। कौन होगा? ट्रिप्सिन। छोटी आंत में ट्रिप्सिन। पेप्सिन निकलता है कहाँ से? ये अमाशय से ही निकलता है। HCl कहाँ से निकलता है? अमाशय से ही, जठर ग्रंथि से निकलता है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय से, अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, इसलिए अग्नाशय से लाइपेज,
ट्रिप्सिन, इंसुलिन, इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, इसलिए ही अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय और छोटी आंत दोनों जगह में होता है। मुख की बात करें तो मुख में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी मुख से ही भोजन का पाचन क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू हो जाती है हमारे मुख से ही, ठीक है। अमाशय से पेप्सिन और HCl दोनों स्रावित होता है। और यकृत कहे यानी लीवर कहे, लीवर तो इससे पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। यह हरे रंग का पित्त ग्रंथि में ये लीवर के पास पाया जाता है, इसका रंग हरा होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाने में सहायता करता है। पित्त का क्या काम है? भोजन को क्षारीय बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गार्ड कोशिका कहाँ पाई जाती है? गार्ड कोशिका, गार्ड यानी रक्षक, क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका। गार्ड, बॉडीगार्ड के ही तौर पर इसको देखते हैं, यानी ये रक्षा करता है। तो ये गार्ड कोशिका जो है, जो पत्ती में पाया जाता है, और पत्तियों में कहाँ पाया जाता है? तो ये स्टोमेटा जो छिद्र है, रंध्र है, उसी के चारों तरफ, मान लीजिए ये पत्ता है ना, मान लीजिए ये पत्ती है, तो इसमें स्टोमेटा छिद्र होता है, जो इसी स्टोमेटा छिद्र के चारों तरफ गार्ड कोशिका पाया जाता है। तो कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा के पास, स्टोमेटा के चारों तरफ पाया जाता है, जो स्टोमेटा को क्या करता है? रक्षा करता है, यानी गार्डिंग का काम करता है। और ये गैसों के आदान प्रदान का नियंत्रण भी करता है गार्ड कोशिका, ठीक है। पर्णहरित, ये क्या है? पूर्ण नहीं, पर्णहरित। पर्णहरित यानी इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। पर्णहरित पत्ती में पाया जाता है और ये हरे रंग का होता है, और इसी में क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण का सर्वप्रमुख अंग है, पत्ती में पाया जाता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और उसमें पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। यह ना मैग्नीशियम का संकेत है, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। गुणसूत्र है, ये सेल का है। स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर क्या है? तो स्त्री केसर मादा भाग है, किसका? पुष्प का मादा भाग है, मादा भाग है। गुणसूत्र है, और गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, एक जोड़ा में कै गो? 2 गो, तो 23 जोड़ा में कुल 46 प्रकार के क्या होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व, अभी जस्ट इसका चर्चा किए हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? अभी बताए तुरंत। कौन? क्या हो गया? मैग्नीशियम। कैल्शियम नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। कौन होगा? मैग्नीशियम। अभी जस्ट चर्चा की है। पौधों के पत्तियों में जो हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? यानी वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, मेंडल, जेसी बोस। तो वंशागत नियम का जो प्रतिपादन किए थे वह कौन थे? मेंडल थे। कौन थे? मेंडल थे। मेंडल ही क्या किए थे? मटर के पौधा पर क्या किए थे? इसका प्रयोग किए थे सर्वप्रथम। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेंडल ने वंशानुगत के नियमों को इसको क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए किस पौधे का चुनाव किए थे? तो मटर का। किसका? मटर का पौधा को ये चुनाव किए थे, इसी पर अपना प्रयोग किए थे वंशानुगत का, ठीक है। तो वंशानुगत के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? मेंडल किए थे, ठीक है। अगर डार्विन की बात करें, चार्ल्स डार्विन की बात करें, तो ये बहुत बड़े क्या थे? जीव विज्ञानी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिए थे? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और इनका कहना था कि कोई भी जीव जो है
अपना जो विकास किया है वह वातावरण में रह करके, उससे लड़ करके, उससे सीख करके अपना विकास किया है। यानी कोई भी जीव जंतु अगर अपना विकास किया है, अपना तरक्की किया है, अपने आप को अस्तित्व में बचाए रखा है, तो वह अपने वातावरण से लड़ करके, सीख करके, उसमें समायोजित होकर के, एडजस्ट होकर के वह यहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य इतना जटिल बुद्धिमान व्यक्ति है, प्राणी बना है, तो किसका सिद्धांत है? विकासवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन दिए थे। और मेंडल जो है मटर के पौधा पर प्रयोग किए थे, और वंशागत के नियमों का क्या किए थे? प्रतिपादन किए थे मेंडल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, भोजन के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल लंबी होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल लंबी होती है, जबकि मांसाहारी जंतुओं में आहार नाल छोटी होती है। आहार नाल यानी हमारे मुख से लेकर के गुदा तक होती है, हमारे मुख से लेकर के गुदा तक होती है। इसी में है ना, एक तरह से समझिए, मुख से लेकर के गुदा तक हमारे आहार नाल है हमारे शरीर में, जिसमें ये सारे मुख आता है, ग्रहणी आता है, ग्रसिका आता है, जिसे फूड पाइप बोलते हैं, ग्रसनली, अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद गुदा, ये सब किस में आता है? आहार नाल में आता है। तो आहार नाल जो है शाकाहारी जंतुओं में लंबी होती है और मांसाहारी जंतु में छोटा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शाकाहारी जंतु जो सेलुलोज का भी क्या करता है? भोजन के रूप में खाता है, और इसी सेलुलोज के पाचन के लिए हमें लंबे पाचन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसीलिए छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो है इसका लंबाई अधिक होती है। यानी सेलुलोज के कारण भोजन में जो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, वह बहुत ही जटिल होता है, उसके पाचन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको लंबी पाचन प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसलिए शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल क्या होता है? लंबी होती है। जबकि मांसाहारी जंतुओं में वो मांस खाता है और उसमें सेलुलोज होता ही नहीं है, इसलिए उसे पचाने के लिए इतनी लंबी आहार नाल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शेर, बाघ, चीता जो भी मांसाहारी जंतु है, उसका आहार नाल शाकाहारी जंतुओं से, यानी हम लोग से, या जो भी शाकाहारी जंतु है उसके आहार नाल से छोटा होता है। यानी मांसाहारी जंतु का आहार नाल क्या होता है? छोटा होता है, जबकि शाकाहारी जंतु का आहार नाल बड़ा होता है। इसलिए अगर नेचुरली देखे, नेचर के आधार पर देखे, तो मनुष्य जो है एक शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव नहीं है, क्योंकि ये आहार नाल लंबा है और उतना देर तक हमारे शरीर में मांस का रहना, भोजन का रहना सही नहीं है। क्योंकि ये रहना, जब सेलुलोज लेते हैं, यानी हम जब फल सब्जी खाते हैं पौधों से प्राप्त, तब इतनी लंबी प्रक्रिया में जाना उचित है। लेकिन जब मीट मछली खाते हैं तो इतना लंबा प्रक्रिया जाना उचित नहीं है। ये पचने के बाद ये शरीर में सड़ता गलता है हमारे शरीर में, जिसके कारण बहुत सारे बीमारियों का जन्म होता है। ठीक है, तो मनुष्य स्वभाव से प्राकृतिक रूप से एक शाकाहारी जीव है, बनावट के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। देखते हैं यहां पे ये टाइलिन, देखिए ट्रिप्सिन जो है अभी बताए हैं, ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होती है, जो किसके पाचन में सहायता करता है? प्रोटीन के। लाइपेज भी अग्नाशय से स्रावित होती है, जो वसा के पाचन में सहायता करती है। एमाइलेज भी अग्नाशय से स्रावित होती है, जो वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ये टाइलिन जो है, टाइलिन बताया है कि हमारे मुख में जो लार पैदा होता है, यानी ये लार में पाया जाता है, यानी ये लार ग्रंथि से निकलता है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी टाइलिन जो है अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो है अग्नाशय से स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? आप लोग अमीबा का फोटो देखे होंगे, है ना? ये अमीबा का
फोटो है, पिक्चर है, अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। और ये इसमें एक आकृति है, इसकी आकृति अनियमित होती है, यानी आवश्यकता अनुसार ये अपनी आकृति को बदलते रहता है। और ये जो निकला निकला भाग है, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। और इसी आकृति के द्वारा ये क्या करता है, अपने भोजन को जो इसके आसपास जो इससे छोटे सूक्ष्म जीव या जो भी भोज्य पदार्थ है जो रहता है, उसको इसी की सहायता से, कूटपाद की सहायता से क्या करता है, पकड़ता है और इसको अंतर्ग्रहण करता है, यानी इसके अपने आप में इसको समाहित करता है और अपना भोजन पकड़ता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। सिलिया जो है, सिलिया की बात करें तो ये पैरामीशियम में पाया जाता है। सिलिया किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है। कोशिका है, कोशिका आप लोग जानते हैं। इलियम, ये छोटी आंत का एक हिस्सा है। इलियम क्या है? छोटी आंत का हिस्सा। किस में पाया जाता है? छोटी आंत में। ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन का ग्रहण किसकी सहायता से करता है अमीबा? तो कूटपाद की सहायता से। और यही इसका निकला हुआ जो भाग है उसी को क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवक में किस विधि द्वारा पोषण होता है? कवक में किस विधि द्वारा पोषण होती है? कवक एक सूक्ष्म जीव है जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों पर पनपता है। कवक का उदाहरण अगर देखें तो गोबर छत्ता है जो सड़े गले पदार्थों पर, नमी युक्त पदार्थ जगहों पर यह पनपता है। इसको एक और बढ़िया अगर इसका देखें उदाहरण तो मशरूम है, जिसका उपयोग हम लोग सब्जी बनाने में करते हैं, खाने में करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में। तो कवक का यह क्या है? कवक का यह उदाहरण है गोबर छत्ता और मशरूम। तो ये कवक जो है कौन सा है? मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है जो सड़े गले नमी युक्त स्थानों पर क्या करता है? पनपता है, अपना जीवन यापन करता है, वहीं पे यह विकास करता है। तो ये क्या है? मृतजीवी है, यानी सड़े गले मृत जो जीव जंतु है उस पर भी पनपता है, सड़े गले पदार्थों पर भी पनप जाता है। एक कंडीशन है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए। और इसका उदाहरण है गोबर छत्ता या मशरूम। ठीक है। चलिए स्वपोषी की बात करें। स्वपोषी जो अपना पोषण खुद करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा। हरे पेड़ पौधा ये स्वपोषी में आता है। ठीक है। परपोषी जो दूसरे पर आश्रित है भोजन के लिए यानी पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित है, उसे क्या बोलते हैं? परपोषी। मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों पर होता है, जैसे कवक अभी पढ़े हैं। ठीक है। समभोजी जैसे मनुष्य आ गया समभोजी में। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। भोजन का पाचन किस प्रकार के अभिक्रिया है? यानी भोजन का जो पाचन होता है कैसी अभिक्रिया है? तो यह है अपचयन है। क्या है? भोजन का पाचन एक प्रकार का अपचयन प्रक्रिया है। चलिए एक अगला नंबर है, क्लोरोफिल का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? बताए हैं, हरा। कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। और इसमें पाया क्या जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। चलिए अगला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? यानी ऐसा कौन सा हमारे पाचन प्रक्रिया का कौन सा अंग है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी पचता हो, प्रोटीन भी पचता हो और वसा यानी फैट भी पचता हो? तो देखते हैं आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। यकृत तो लीवर है, यहाँ पाचन की क्रिया होती ही नहीं है। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अमाशय में देखेंगे तो इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का यानी हमारा ऑप्शन बी है छोटी आंत, जिसमें सभी प्रकार का पाचन की क्रिया संभव होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों ही पदार्थों का इसमें पाचन होता है। किसमें? छोटी आंत में। और पाचन के बाद अवशोषण भी
भोजन के पाचन के बाद जो पोषक तत्व है उसका अवशोषण भी छोटी आंत में ही होती है और यहीं से हमारे रक्त में पोषक पदार्थों को क्या करता है, अवशोषित किया जाता है छोटी आंत से, और वह रक्त जो है हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीभ पर कितने प्रकार की स्वाद कलियां होती है? मनुष्य के जीभ पर कितने प्रकार की स्वाद कलियां होती है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो मनुष्य के जीभ पर मुख्य रूप से 4 स्वाद कलियां होती है, यानी जिसमें स्वाद का अनुभूति होती है। स्वाद में कौन कौन है? खट्टा, कौन कौन है? खट्टा, मीठा, मीठा, नमकीन और कड़वा। ये 4 स्वाद है और इस चारों स्वाद का जो कली है, जो स्वाद का कली है हमारे जीभ पर, ये होती है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कहीं कहीं 5 प्रकार भी लिखा होता है, जिसमें भोजन का स्वाद, यानी भोजन का स्वाद। अब बताइए, जो हम भोजन करते हैं क्या ये खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा का मिक्सर नहीं होता है? होता है। भोजन में सभी चीज़ों का क्या होता है? मिक्स होता है। तो भोजन जो हम करते हैं, चावल दाल जो भी खाते हैं, उसमें खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा सब उसमें मिलाया होता है। तो अगर इसको भी ले ले तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन 5 भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछे, मूल रूप से 4 स्वाद कलियां होती है। लेकिन अगर भोजन के स्वाद की भी बात करेंगे तो कहीं कहीं स्वाद कली 5 भी लिखा होता है। तो जैसा ऑप्शन और क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार आप चूज कीजिएगा। अगर पूछेगा कि हमारे मनुष्य के जीभ पर मूल रूप से कितने स्वाद कली होती है तो 4, ठीक है। और पूछेगा कितने स्वाद कली होती है तो ऑप्शन देख लीजिएगा, 4 या 5 जो होगा आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की सबसे लंबी रचना है। आहार नाल की सबसे लंबी रचना है, सब आहार नाल है, भोजन नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, सब आहार नाल का अंग है। लेकिन इसमें सबसे लंबी की बात कर रहा है, सबसे लंबी यानी सबसे लंबा कौन है? तो इसमें सबसे लंबी जो है कौन है? छोटी आंत है, क्योंकि छोटी आंत में बहुत सारे तत्वों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है, इसलिए यह सबसे लंबी है। तो आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत। अगला है 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका आप लोग देखे होंगे फोटो में, इस तरह का होता है, इस तरह का तंत्रिका कोशिका होता है जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, और इस तरह से होता है, देखे है ना, इस तरह से इसका आकृति होता है तंत्रिका कोशिका का, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। अब कहते हैं कि मध्य यानी बीच में खाली स्थान, ये देखिए यही है, ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मध्य यानी बीच में कुछ गैप होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनैप्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, सिनैप्स, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये एक्सॉन है, एक्सॉन क्या है? एक्सॉन, क्या है? एक्सॉन, जो निकला हुआ भाग है क्या है? एक्सॉन है, ठीक है। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनैप्स बोला जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करती है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करती है? देखते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का संतुलन का जो अनुरक्षण जो करती है, जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है, वह अनुमस्तिष्क है। कौन है? अनुमस्तिष्क है। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? अभी कुछ देर पहले बताए हैं पहले वाला क्वेश्चन में कि पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? क्या CO2 का परिवहन है? नहीं। क्या जल का परिवहन है? हाँ, ज से जाइलम और ज से जल, याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल। अब भोज्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। फ से फल और फ से फ्लोएम यानी भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ का परिवहन
फ्लोएम उत्तक करता है और जल का परिवहन जाइलम उत्तक करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, जल का परिवहन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्र की कितने युग्म होते हैं? ये भी हम चर्चा किए हैं, याद होगा आप लोग को अभी जस्ट, यानी अभी बताए हैं 23 युग्म की बात है। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब 2, एक जोड़ा में 2 तो 23 जोड़ा में 46 होगा, यानी 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा यानी युग्म होता है। अगर पूछ दे कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या, तो एक जोड़ा में 23, तो एक जोड़ा में 2 तो 23 जोड़ा में कितना हो जाएगा, 46। अगर संख्या पूछा तो 46, अगर युग्म यानी जोड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 23। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर 23। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज